हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम विमेंस अचीवर 2023। और आज हमारे साथ एक खास गेस्ट मौजूद हैं, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और साथ ही मैं अनुरोध करूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड मोहित सिन्हा जी को कि वो मंच पर आएं और भूपेंद्र जी का स्वागत करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नारियों का सम्मान करने जा रहा है और वो तमाम महिला जो मध्य प्रदेश को एक शिखर पर पहुंचा रही हैं, उनका सम्मान करने आज हम इस मंच पर पहुंचे हुए हैं। जोरदार तालियां हो जाएं भूपेंद्र सिंह जी के लिए। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी
कि आप सीट लीजिए और मैं अपनी सहयोगी शिवांगी को मंच पर बुलाना चाहूंगी और इस पैनल की वो शुरुआत करें। तो नारी शक्ति, नारी है तो सब कुछ है, नारी वो है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाती है। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज के खास कार्यक्रम के माध्यम से इसी मंच से उन नारियों का सम्मान करने जा रहा है। ओवर टू यू शिवांगी। बहुत शुक्रिया रसिका, और मैं चाहूंगी कि आप भी मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि बेहद ही खास हमारा कार्यक्रम है और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, इन तमाम योजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार लगातार बेटियों के बारे में काम कर रही है, उनके लिए काम कर रही है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे शहरों की, क्योंकि आपका विभाग है और इस बार बजट आया है तो अच्छा खासा बजट भी मिला है। तो हम बात करेंगे इंदौर, भोपाल और बाकी शहरों की, क्योंकि इंदौर भोपाल स्मार्ट कैटेगरी में आ चुका है, स्मार्ट शहर बन चुका है। लेकिन अब बाकी शहरों के लिए, उसे स्मार्ट शहर बनाने के लिए सरकार का, आपके विभाग का क्या प्लान? तो हमारा प्रदेश शहरों के विकास में देश में हम पहले स्थान पर हैं। अगर हम स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता में हमारा प्रदेश देश में इस वर्ष पहले स्थान पर है। देश के स्वच्छ शहरों में अगर बात करें तो स्वच्छ शहरों में हमारा इंदौर जो है वो देश में लगातार 6वीं बार पहले स्थान पर है। देश के जो शहरों के विभिन्न अवार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, उसमें से 20 अवार्ड्स में से 16 अवार्ड्स मध्य प्रदेश को इस वर्ष मिले हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे शहर कैसे हों, इसके लिए एक स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत देश के 100 शहरों का चयन हुआ था। उन 100 शहरों में से मध्य प्रदेश के 7 सिटीज़ का चयन हुआ था, उसमें से भोपाल भी एक है। और भोपाल जो है वो देश की जो 100 सिटीज़ हैं उसमें भोपाल स्मार्ट सिटी के मामले में नंबर 1 है, काम के मामले में। तो एक स्मार्ट टाउन या मॉडल टाउन कैसा हो, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया था। तो स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से भी अनेक काम शहरों के अंदर हुए हैं। इसके अलावा हमारे जो शहर हैं स्वच्छ हों, ग्रीन हो और क्लीन टाउन, ग्रीन टाउन, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारे हर शहर का सीवेज सिस्टम अच्छा हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो, हमारे शहरों में कचरे के ढेर ना हो। इसको लेकर हम लोगों ने अमृत मिशन प्रारंभ किया है और अमृत मिशन फेज़ 2 के अंतर्गत पार्क बनाने का काम है, कोई झील संरक्षण का काम है वो है, और इसके अलावा जो टाउन डेवलपमेंट के बाकी काम है। फिर जल जीवन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हर घर तक वाटर सप्लाई हो, फिल्टर वाटर हम लोग हर परिवार को दे सकें। इस दिशा में काम हो रहा है। फिर ग्रीन एनर्जी की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सोलर एनर्जी की दिशा में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। इंदौर में जैसे आपने देखा कि अभी इंदौर कॉरपोरेशन ने हमारे ग्रीन बॉन्ड जारी किए और ग्रीन बॉन्ड के लिए हम लोगों को 250 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, पर उसके 250 करोड़ की जगह हम लोगों को 750 करोड़ रुपए इंदौर के लोगों ने ग्रीन बॉन्ड में वहाँ पर हमारे पास आए। सोलर सिटी बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमारे देश का पहला सोलर सिटी सांची जो है हमारा, वो पहला सोलर सिटी बना है। भोपाल में भी हम लोग सोलर सिटी की तरफ जा रहे हैं, इंदौर में भी जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे शहर
पॉल्यूशन फ्री हो, इस दिशा में भी काम हम लोग कर रहे हैं। तो शहरों की दिशा में अनेक काम हम लोग कर रहे हैं। सर, शहरों की तो बात हो गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आज खास कार्यक्रम है। महिलाओं की बात कर लेते हैं। बजट पे भी हमने देखा कि महिलाओं पर फोकस किया गया, युवाओं पर फोकस किया गया, लेकिन इस बार जो सरकार का मेन फोकस महिलाओं पर रहा और लगातार सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने में लगी हुई है। लाडली बहना योजना की शुरुआत हो चुकी है। किस तरीके से महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा सर? देखिए, हमारे समाज में अगर हम देखें तो अभी भी महिलाओं में और पुरुषों में आर्थिक समानता नहीं है। इसको अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो जो हमारा रूरल एरिया है, विलेज एरिया है, इसमें जो इकोनॉमिक शेयर है वो रूरल एरिया में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का 23% है, 23% है। टाउन एरियाज में 13% है। 13% महिलाएं शहरों में काम करती हैं, 23% महिलाएं गांवों में काम करती हैं। तो जो आर्थिक असमानता है, ये आर्थिक असमानता जब तक दूर नहीं होगी तब तक हमारा समाज आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता, आर्थिक रूप से समानता के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है। दुनिया के कई देश आर्थिक रूप से इसलिए संपन्न हैं या सशक्त हैं कि वहाँ महिला और पुरुष बराबरी से काम करते हैं और लगभग दोनों की बराबर की आय होती है। और इसलिए इस बार का बजट अगर आप देखेंगे हमारी स्टेट गवर्नमेंट का, तो टोटल बजट का 1/3, हमारा टोटल बजट 3,14,000 करोड़ का बजट है। 3,14,000 करोड़ के बजट में लगभग 1,07,000 करोड़ के आसपास हमारा महिलाओं के लिए बजट का प्रोविजन है। मतलब टोटल बजट का 1/3 बजट जो है वो महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के लिए हमारा बजट है विभिन्न योजनाओं में। अब उसमें मुख्यमंत्री कन्यादान है, लाडली लक्ष्मी है, अपना लाडली बहना योजना है। तो जो महिलाओं की सभी योजनाएं हैं उसमें उन सारी योजनाओं के लिए अलग अलग जो बजट है वो टोटल बजट अगर हम करते हैं तो 1,07,000 से ऊपर लगभग ये बजट है टोटल बजट का महिलाओं की योजनाओं में। तो इस तरह से महिला सशक्तिकरण की दिशा में मैं समझता हूँ कि जितना काम इन वर्षों में माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हुआ है, शायद ही किसी राज्य में इतना काम हुआ होगा। बिल्कुल, बजट हम सभी ने देखा और बजट की आपने भी अभी बात की। आधी आबादी पर पूरा फोकस नजर आ रहा है। लाडली बहना की बात करें क्योंकि हाल ही में यही योजना लॉन्च हुई है। अब इसमें आपने बात की है 1,000 रुपए देने की महिलाओं को प्रति महीने, लेकिन अब विपक्ष भी रेस में पीछे नहीं है। कमलनाथ अब 1,500 देने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो एक तरह से राजनीतिक बात हो गई कि हम अगर 1,000 रुपए दे रहे हैं तो सामने वाला कुछ भी कह दे, ये पॉलिटिकल बात हो गई। पर हम जो कर रहे हैं वो महिलाओं को सामाजिक बराबरी की दृष्टि से, आर्थिक समानता की दृष्टि से कर रहे हैं। हमारा इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने किया और इसलिए हम भी कर देंगे या हम भी कह देंगे, तो ये तो पॉलिटिकल लगता है। दूसरा, कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं, इसकी विश्वसनीयता समाज में कितनी है, महत्व इस बात का है। तो चूंकि कमलनाथ जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो पिछले चुनाव में अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर चुके हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने 927 घोषणाएं अपने वचन पत्र में की थी और उस 927 घोषणाओं में से उसमें किसानों की कर्ज माफी 2 लाख की है, युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते का है, महिलाओं के लिए भी अनेक योजनाएं थी,
पर उसमें से एक भी योजना पर अमल नहीं हुआ या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? तो चुनाव के समय आप वोट लेने के लिए कुछ भी कह दो और बाद में जब आप सरकार में आओ तो कह दो कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, तो वो विश्वसनीयता समाप्त हो गई। इसलिए उनके कुछ भी कहने नहीं कहने का, हम तो आज दे रहे हैं, हम बात की बात नहीं कर रहे, हम तो आज दे रहे हैं। हम कुछ भी कह दें कि हमारी फिर सरकार बनेगी तो हम ऐसा करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं होता। हम तो आज दे रहे हैं। और इसलिए ये योजना आप देखिए कि लाडली बहना योजना में एक बहन को वर्ष के 12,000 रुपये मिलेंगे। अब एक परिवार में अगर 2 बहनें हैं तो उनके परिवार में 24,000 रुपये हो गए। फिर उनकी अगर परिवार में वृद्ध महिला है या सास जिनको कहते हैं, परिवार माँ है या सास है, तो जो हम लोगों ने पेंशन है उसको भी 600 से बढ़ा के 1,000 कर दिया। तो वो राशि अगर परिवार में 3 महिलाएं हैं तो राशि 3,000 हो गई। तो एक परिवार में एक माह के 3,000 आएंगे, वर्ष के हम देखेंगे तो 36,000 आएंगे, एक माह के 3,000 आएंगे। और अगर उसी परिवार में कोई किसान है तो हम 10,000 रुपये किसान सम्मान निधि के दे रहे, 6,000 भारत सरकार दे रही, 4,000 राज्य सरकार दे रही। तो ये राशि 10,000 ये राशि हो गई एक व्यक्ति की। एक परिवार में अगर एक व्यक्ति है तो 36 और 10,000 वो जोड़ लें तो 46,000। और 2 पुरुष हैं परिवार में, 2 किसान हैं तो 56,000। तो साल में, एक वर्ष में एक परिवार को अगर 2 लोग परिवार में हैं तो 56,000 रुपये सरकार एक परिवार को दे रही है, जो एक उसके लिए बड़ी मदद, एक परिवार के लिए आर्थिक रूप से एक बड़ी सहायता सरकार की तरफ से है। तो इसलिए सरकार ये चाहती है कि एक जो आर्थिक असमानता है परिवार में, वो आर्थिक असमानता दूर हो, महिलाएं ठीक से घर में सब्जी हो, घर में बच्चों के लिए दूध हो, बाकी चीज़ें हों, और ये जो आर्थिक असमानता ये दूर हो, इसके लिए हम लोग ये लाडली बहना योजना लेकर आए। इसी के लिए लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आए, इसी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लेकर आए, इसलिए गांव की बेटी के लिए साइकिल योजना लेकर आए, बच्चों के लिए पढ़ाई की योजना लेकर आए, मेधावी छात्र योजना लेकर आए। अभी हम लोगों ने बच्चियों के लिए स्कूटी की योजना हम लोग लेकर आए हैं। बिल्कुल सर लगातार सरकार इस दिशा में काम कर रही है और महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश कर रही है। लाडली बहना योजना की शुरुआत हो चुकी है। मैं आप सभी से चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सरकार की सराहनीय पहल है और महिलाओं को ने भी जिस तरीके से बजट की तारीफ की, महिलाएं इस बार बजट से काफी खुश नजर आ रही हैं। लेकिन सर, चुनावी साल है, एक राजनीति से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि बीजेपी कांग्रेस को चुनौती नहीं मानती, लेकिन कांग्रेस लगातार इस बात का दावा कर रही है कि 2018 की तरह हम फिर से 2023 में सरकार बना रहे हैं। देखिए, 2018 में भी बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला था, ना बीजेपी को मिला था, ना कांग्रेस को मिला था। 114 सीट उनकी थी और 109 सीट हमारी थी। बहुमत उनके पास भी नहीं था, हमारे पास भी नहीं था। कुल वोट देखें अगर तो कुल वोट हमें ज़्यादा मिले थे। जनादेश हमारे पक्ष में, वोट ज़्यादा हमारे थे, पर सीट में हमारी सीट कम थी। मिली जुली मतलब जोड़ तोड़ से सरकार बनना थी। कांग्रेस ने भी जोड़ तोड़ से, हम लोग चाहते तो हम लोग भी जोड़ तोड़ से सरकार बना सकते थे, हम ज़्यादा आसानी से बना सकते थे। हम लोगों के पास विधायक आ गए थे, पर मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि चूंकि सीट हमारी कम है और इसलिए हमें कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए, और हम लोगों ने सरकार नहीं बनाई। हम उस समय भी सरकार बना सकते थे, बहुमत तो कांग्रेस को भी नहीं था, और हमने उनको सरकार बनाने का मौका दिया, और उनके आपसी झगड़ों में उनकी सरकार गिर गई। अब वो सरकार नहीं चला पाए, इसमें हम लोगों की तो कोई गलती है नहीं।
वो उनके आपसी झगड़ों में उनकी सरकार गिर गई और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और सरकार भी कोई ऐसे नहीं बनी, चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ 28 जगह, उसमें कांग्रेस हारी चुनाव और हमारे लोग 28 में से हम लोग जीत के आए 19 जगह और हमें फिर बहुमत मिला, हमने सरकार बनाई। सरकार बना के फिर हमारी सरकार को 3 साल अभी 23 मार्च को होंगे। तो बहुमत तो उनको भी नहीं था। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे देश में लगभग समाप्त हो रही है। और आज की डेट में हम देखें तो कांग्रेस के पास ना तो कोई लीडरशिप है, ना कांग्रेस के पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना कांग्रेस के पास कोई मुद्दे हैं। चुनाव में 3 चीजें चाहिए, एक तो आपके पास लीडरशिप हो, दूसरा आपके पास ऑर्गेनाइजेशन हो, तीसरा आपके पास मुद्दे हो। तो कांग्रेस के पास ना आज की डेट में लीडरशिप है, ना कांग्रेस के पास आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन है और ना कोई चुनाव के मुद्दे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ना कोई लीडरशिप है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है और ना कोई मुद्दे। किस मुद्दे पर ये जनता से वोट मांगने जाएंगे? कोई मुद्दा तो आपके पास है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के पास है नहीं है, लीडरशिप कांग्रेस के पास है नहीं। अगर आप बीजेपी की बात करो तो बीजेपी के पास लीडरशिप भी है, हमारी आइडियोलॉजी भी है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन भी है, हमारे पास मुद्दे भी हैं, विकास हमारा मुद्दा है। तो हमारे पास तो सब कुछ है, तो हम तो हर दृष्टि से मजबूत हैं। तो कांग्रेस की और हमारी क्या बराबरी है? कोई बराबरी नहीं है और इसलिए हम सरकार में आएंगे। कांग्रेस को आप कमजोर बता रहे हैं। आपका कहना है कि 20 में जब उनकी सरकार गिरी तो आपसी झगड़ों के कारण गिरी, लेकिन कांग्रेस लगातार भाजपा पे आरोप लगा रही है जोड़ तोड़ की राजनीति करने का और सरकार उनकी गिराने का लगातार आरोप बीजेपी पर लगा रही है। और उसके साथ साथ आप पर स्पेसिफिकली कांग्रेस का ही आरोप रहता है कि लगातार कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं उनसे आपसे ही आते हैं, संपर्क करते हैं अगर बीजेपी में उनको आना होता है। ऐसा क्यों? अब देखिए, गलतियां उनकी है। अब उनके लोग अगर छोड़ के भागते हैं और वो किसी के पास तो आएंगे ही। तो मेरे पास आ गए, किसी के पास आ गए, अब मेरे पास आ गए तो हम लोगों के पास आते हैं और छोड़ते हैं, और अच्छे लोग हैं तो हम लोग लेते हैं, किसी के पास तो आएंगे ही। तो वो अपने आत्मचिंतन करें कि कांग्रेस छोड़कर लोग जा क्यों रहे हैं, किसके पास जा रहा है। ये महत्व इस बात का नहीं है, महत्व इस बात का है कि जा क्यों रहे हैं। तो वो अपनी कमियां तो देखते नहीं है, आरोप दूसरों पर लगाने की बात करते हैं। तो वो जा क्यों रहे हैं इस पे आत्मचिंतन करें। और अब वो किसके माध्यम से जा रहे हैं, तो पार्टी है, सब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो किसी न किसी के माध्यम से तो जाते ही हैं। बिल्कुल सर, कांग्रेस लगातार ये बात भी कहती है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है। देखो, भारत जोड़ो यात्रा जो है, देश में जितनी भी यात्राएं निकली हैं तो वो यात्राओं का एक उद्देश्य होता है। इस यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं था। महात्मा गांधी जी ने यात्रा निकाली थी तो उस यात्रा के पीछे उद्देश्य था। अब इस यात्रा में जो लोग चल रहे थे वो तो सब भारत तोड़ने वाले लोग चल रहे थे। साथ में जो भारत तोड़ने के नारे लगाते हैं, जो समय समय पर भारत तोड़ो आंदोलन में शामिल हुए, भारत तोड़ने के नारे लगाते हैं, वो यात्रा में साथ चल रहे थे। और यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं था कि क्यों यात्रा हो रही है, किस बात के लिए यात्रा हो रही है। तो ये भारत तो जुड़ा ही हुआ है, भारत कौन सा टूटा हुआ है। तो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, ये कांग्रेस बचाओ यात्रा थी। भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, कांग्रेस बचाओ यात्रा थी। और कांग्रेस बचाओ यात्रा का परिणाम अब सामने ही, अभी उसके बाद चुनाव हुए तो गुजरात में ही देख लें कैसे जोड़ी कांग्रेस, और बाकी अभी मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा सब जगह साफ हो गए। लेकिन राहुल गांधी 13 दिन मध्य प्रदेश में रह के गए और उनका कहना है कि उन्होंने मध्य प्रदेश की नब्ज भांप ली और कांग्रेस की आंधी यहां पे चलती हुई उनको दिखाई दी। से आपकी चिंता तो नहीं बढ़ गई? राहुल गांधी
20-25 साल में वो अपनी पार्टी की और देश की नब्ज नहीं नाप सके तो 10 दिन में मध्य प्रदेश की नब्ज क्या नाप लेंगे वो। इसलिए अभी राहुल गांधी जी को समय लगेगा, वो पॉलिटिकली अनमैच्योर्ड है। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप मध्य प्रदेश को कहां पर देखते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि विपक्ष लगातार सवाल उठाते रहता है कि मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, हम अगर बेटियों की सुरक्षा के मामले में बात करें तो मैं ये मानता हूं कि जितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मध्य प्रदेश का है देश में इस समय, इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर देश के अन्य किसी राज्य में नहीं है। देखिए, आज मध्य प्रदेश में ना डकैती की समस्या है, ना आज मध्य प्रदेश में नक्सलाइट की समस्या है, आज ना मध्य प्रदेश में आतंकवाद की समस्या है। सिमी का नेटवर्क हम लोगों ने पूरी तरह समाप्त कर दिया। मैं जब गृह मंत्री था तब आपको ध्यान होगा कि सिमी के 8 लोग भोपाल जेल ब्रेक कांड हुआ था और जेल ब्रेक करके भागे थे, और उस समय हम लोगों ने मात्र 8 घंटे के अंदर 8 जो सिमी के आतंकवादी थे उनको पुलिस इनकाउंटर में मार गिराने में सफलता हम लोगों ने प्राप्त की थी। दीपावली का दिन था और हम लोगों ने उनको सुबह 4 बजे भागे थे वो, और दिन में 10 बजे के आसपास 9 या 10 का समय था और इनकाउंटर में हम लोगों ने उनको मार गिराया था। तो सिमी का नेटवर्क भी हम लोगों ने मध्य प्रदेश में ध्वस्त कर दिया। उसके बाद बेटियों की सुरक्षा के मामले में हम अगर बात करें तो हमारा प्रदेश ऐसा प्रदेश है कि देश में हमने सबसे पहले ये कानून बनाया कि बेटियों के साथ अगर कोई गलत घटना होती है तो सबसे पहला राज्य हमारा था जिसमें हम लोगों ने फांसी की सजा का प्रावधान किया बेटियों के साथ अगर गलत घटना। देश का पहला राज्य था, और हम लोगों ने 5-5 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करके, और ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें 5-5 दिन में अपराधियों को फांसी की सजा कराने का काम भी इसी प्रदेश में हम लोगों ने किया है। तो बेटियां पूरी तरह से मध्य प्रदेश में माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में, और आप देख रहे हैं कि अब हमारी सरकार अगर कोई घटना होती है तो जो भी इस तरह की घटना करता है उसके घर को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देते। कानूनी कार्रवाई जो होती है वो तो होती है, पर उस अपराधी के मकान को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो पूरी तरह से तोड़ देते हैं। आपराधिक मामला तो बनता ही है, पर आर्थिक रूप से भी तोड़ देते हैं। तो इतना डर है अपराधियों में जितना डर हो सकता। कुछ घटनाएं दुर्भाग्यवश या एक्सीडेंटल होती हैं तो वो सामाजिक विकृति है, और सामाजिक विकृति के कारण कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, और उसको रोकने में हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में हम लगातार देख रहे हैं कि सवालों की सियासत जारी है। कभी शिवराज सीएम हमारे पूछते हैं सवाल कमलनाथ से, तो वहीं कमलनाथ के ट्वीट के माध्यम से सवाल आते हैं। जनता अब जवाब चाह रही है। देखिए, जनता तो समय पे जवाब देगी, पर सवाल पूछने का अधिकार निश्चित रूप से है हम लोगों को, और जनता को भी सवाल पूछने का अधिकार है। और हम लोग यही पूछते हैं कि आपने पिछले समय ये जो 927 या 972 जो घोषणाएं की थी, उसमें से आपने कितनी घोषणाएं की बताइए। पूछने का अधिकार है हम लोगों को। हम लोगों ने जितनी गरीबों के कल्याण की योजनाएं शुरू की थी, वो जब कांग्रेस की सरकार आई तो सारी योजनाएं बंद कर दी थी गरीबों के कल्याण की। तो हम पूछते हैं कि ये योजनाएं आपने बंद कर दी थी, और जो आपने वादा किया था वो योजना आपने कोई शुरू नहीं की, तो आप इसका जवाब दो। तो ये अधिकार है हम लोगों को, लोकतंत्र में पूछने का अधिकार है, और वो हम पूछ रहे हैं।
बिल्कुल, सवाल आप पूछ रहे हैं और जनता कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि जब जवाब चाहिए होगा जवाब दिया भी जाएगा और कहीं ना कहीं इन सवालों के माध्यम से भी जनता अपना जवाब खोज ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी हमारे साथ चर्चा करने का, हमारे साथ बात करने का। मैं अब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड मोहित सिन्हा सर को बुलाना चाहूंगी मंच पे। अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर ही मौजूद रहें और साथ ही मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड को मंच पर बुलाना चाहूंगी। और अब उन महिलाओं का सम्मान इस मंच से हम करेंगे जो लगातार मध्य प्रदेश को एक शिखर पर पहुंचा रही है, मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। तो चलिए, एंजल रिचा जो एक एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर हैं और मल्टी टैलेंटेड के नाम से ये जानी जाती हैं, कई टैलेंट हैं इनके, तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। पूजा श्री चौकसे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एलएनसिटी ग्रुप, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इनका। बिजली चमकाती है और लगातार अलग अलग क्षेत्र में मुकाम ये महिलाएं हासिल कर रही हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज इस मंच से उन सभी महिलाओं का सम्मान कर रहा है जो कहीं न कहीं एक मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, एक सराहनीय कदम एक समाज के लिए योगदान दे रही हैं। श्वेता चौकसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ये एलएनसिटी ग्रुप की, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ वुमेनहुड, विमेन्स अचीवर 2023। आज इस मंच से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उन महिलाओं का सम्मान कर रहा है जिन्होंने खुद को सशक्त बनाने के लिए हर मुश्किल चुनौती को पार किया है और आज वो इस मुकाम पर पहुंची हैं। हमने कई महिलाओं से बात की, उनसे जाना कि उनका सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा। श्रद्धा जोशी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पुलिस एकेडमी की, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। प्रिया तिवारी जो कि डायरेक्टर हैं अर्थ बिल्डर एंड डेवलपर्स। मैं सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आते जाएं। गरिमा राजपूत जो डायरेक्टर हैं अरुण स्पैन आर्किटेक्ट के, जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। पंकज कुमार एजीएम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भोपाल के। गरिमा राजपूत जो कि डायरेक्टर हैं अरुण स्पैन आर्किटेक्ट की। पंकज कुमार एजीएम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भोपाल के। तो तालियां बजती रहनी चाहिए। महिलाओं के सम्मान में आज का खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महिलाओं का सम्मान कर रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज का दिन महिलाओं के लिए समर्पित है। तो जोरदार तालियां महिलाओं के लिए होती रहनी चाहिए और साथ ही वो तमाम लोग, क्योंकि एक कामयाब महिला के पीछे भी एक पुरुष होता है, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो ऑफिस के बॉस के रूप में हो, एक भाई के रूप में हो। तो चलिए अगले गेस्ट को मैं बुलाना चाहूंगी जो कि भारत दवे हैं, डायरेक्टर हैं ये दवे मसाले के। सरवर हुसैन चेयरमैन हैं अमलतास इंडिया लिमिटेड के। अनूप कुशवाहा डीजीएम हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। सरवर हुसैन चेयरमैन अमलतास इंडिया लिमिटेड। अनूप कुशवाहा डीजीएम है आरएस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। डॉक्टर अरुण कुमार पांडे वाइस चांसलर हैं मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी आती है तो दिन रात बदल देती है, जब गुजरती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। और आज इन्हीं नारियों का सम्मान करने के लिए, इन्हीं नारियों के लिए आज का खास दिन आयोजित किया गया है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उन महिलाओं का आज के मंच से सम्मान कर रहा है और उन पुरुषों का भी सम्मान किया जा रहा है जो लगातार अलग अलग क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। मैं अब अनुरोध करूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड से कि वो कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह का सम्मान करें। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आएं और आज के खास कार्यक्रम को और भी खास बनाया है इन्होंने।
कई विषय पर इनसे चर्चा की गई। किस तरीके से बेटियों को लेकर मध्य प्रदेश में काम हो रहा है, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने हमें जानकारी दी कि लगातार मध्य प्रदेश में बेटियों के लिए किस तरीके से सरकार काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के खास कार्यक्रम में पहुंचने के लिए। और आज के इस खास कार्यक्रम में हर सार्थक पहलू पर हमने चर्चा की और इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए हमारे साथ कई स्पेशल गेस्ट मौजूद रहे, जिनसे हमने जाना कि मध्य प्रदेश में बेटियां किस तरीके से काम कर रही हैं। और साथ ही 2 कैबिनेट मिनिस्टर हमारे बीच पहुंचे हुए थे, जिनसे हम कई सार्थक पहलू पर चर्चा करते हुए नजर आए। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम विमेन्स अचीवर 2023 का मकसद यही था कि मध्य प्रदेश को जिन बेटियों ने गौरव की राह पर लेकर वो गई हैं और साथ ही मध्य प्रदेश को शिखर पर पहुंचाया है, उन तमाम बेटियों को मंच से सम्मान किया जाए। तो चलिए इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।